Hello everyone. Myself Mukesh Mishra and I have brought the second part of the chapter Principles of Management which is about F.W. Taylor. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर टेलर के बारे में, F.W. टेलर के बारे में, जिनको कि हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर जो है वो कई सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, हायर स्टडीज़ में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जैसे कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है हेनरी फ्यूल को, तो ही हैज़ बिन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एक बार फिर से बोलिए, ही इज़ बी F.W. टेलर इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, तो F.W. टेलर की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 20 मार्च 1856 में हुआ था, अमेरिका के अंदर, यूएस में, फिलाडेल्फिया स्टेट है. इनके फादर एक रिनाउंड लॉयर थे. अर्लियर ये भी लॉयर ही बनना चाहते थे, बट इनकी कुछ आईसाइट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये जो है उस फील्ड में नहीं गए. फिर इन्होंने जो है वो कंपनी को ज्वाइन किया था, काफ़ी जो है वो एक छोटे पद से. फिर वो धीरे धीरे जो है अपने काम और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काफ़ी ऊपर की जो है वो पोस्ट तक आए. ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया. प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस करी जा सकती है, ऑर्गेनाइजेशन कौन से जो है वो मेथड्स को फॉलो करे जहाँ से उसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी. तो ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ओके, नेक्स्ट. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? It can be defined as an application of science for each and every element of management. That means organization को manage करते समय आपको कहीं पर भी hit and trial का जो है वो फॉर्मूला जो है वो फॉलो नहीं करना है. हर एक चीज़ पर अच्छे से आप स्टडी करिए, अच्छे से एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो है वो कोई स्टेप लीजिए. किसी भी जो है वो काम में हमें हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है. सारी चीज़ों, सारे स्टेप्स को लेते समय लेने से पहले उसको डिटेल एनालिसिस करना है, साइंटिफिकली उसको स्टडी करना है, एंड देन जो बेस्ट सूटेबल जो है मेथड होगा उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे, विच विल इन्हेंस आवर प्रोडक्टिविटी, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को अल्टीमेटली क्या करेगा, इन्हेंस करेगा. इन्होंने आगे भी लिखा है, इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट. तो दैट मीन्स कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लानी है तो आपको साइंटिफिक टूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा. आपके वहाँ जो पर्सनल हैं, जो वर्कर हैं, वो भी ट्रेंड होने चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है कि जब ये जो है वो अपने टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में थे तो उस समय जो भी वर्कर्स थे, वो जो भी टूल्स वगैरह होते थे वो अपने घर से लेकर आते थे. अच्छा, ऐसे में होता क्या था कि कई सारे जो वर्कर्स हैं उनके टूल्स शार्प नहीं होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट चला जाता था. अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो फावड़ा है, फावड़ा लेकर आए वर्कर अपने जो है वो घर से. अब यहाँ पर प्रोडक्शन में उसका काम करना शुरू किया, लेकिन फावड़ा ही जो है वो ख़राब निकला. तो जब तक कि नया फावड़े का इंतज़ाम करेंगे तब तक वो बैठेंगे, अनप्रोडक्टिव रहेंगे. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से ही प्रोवाइड किए जाएं. अच्छा, और आगे चलते हैं. तो इन्होंने जो है, F.W. टेलर ने जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी को फॉलो करना है, ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी लेनी है, तो आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा. जिन प्रिंसिपल्स को कुल 4 हिस्सों में बांटा गया है, और ये 4 प्रिंसिपल्स हैं. पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. सेकेंड आपका बोला गया हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड. थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एंड फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी. ओके, तो उसमें से सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इसके अंदर बताया क्या इन्होंने, इसके अंदर ये बताया कि आप जो भी चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे,
वो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे, साइंटिफिकली प्रूवन करेंगे। कोई भी चीज़ जो है वो थंब रूल के बेसिस पर मैनेजमेंट नहीं चलाएगा कि उसने कह दिया, उसने अपने इंट्यूशंस पर कोई डिसीज़न ले लिया। मैनेजमेंट कोई भी चीज़ अपने एक्सपीरियंस, अपने डिसीजंस, अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर अपना जो मन कहा वो उसके हिसाब से नहीं करेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्टेप्स लेंगे उन स्टेप्स को लेने से पहले हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज किया जाएगा और तभी कोई स्टेप लिया जाएगा। इसमें बोला गया है कि ईच जॉब शुड बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने से पहले उसकी एक साइंटिफिक एनालिसिस, उसका एक डिटेल एनालिसिस करना चाहिए कि उसका क्या एडवर्स और इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक, तो इनमें इन्होंने जो मेन पॉइंट बोली वो यही बोली कि यूज़ ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अपनी हर एक मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी में साइंस का जो है वो यूज़ होना चाहिए। द बेस्ट मेथड ऑफ मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय साइंटिफिक स्टडी एंड बाय रूल ऑफ थंब। और तीसरा जो बोला गया है, मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशंस। ठीक है, हर एक डिसीजंस को आपको साइंटिफिकली लेना है और कोई भी डिसीजन मैनेजर जो है अपने इंट्यूशंस पर, अपने मन के हिसाब से नहीं लेगा। ठीक, तो इसमें बोला क्या गया है कि मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो प्रॉपरली एनालाइज करके ही लेगा, साइंटिफिकली लेगा। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दैट मीन्स इसके अंदर भी कुछ की पॉइंट बताए गए हैं कि मैनेजमेंट शुड शेयर गेन विद ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर। अगर कंपनी को कुछ ज़्यादा फ़ायदे होते हैं तो वो फ़ायदे हमें क्या करने हैं, अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना है। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। वर्कर्स के मन में भी इस तरीके की फीलिंग होनी चाहिए कि अगर कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन लेकर आती है ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए, कि तो वो चेंजेस को वर्कर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ह्यूमंस में एक चीज़ होती है कि वो जल्दी से चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कोई नई चीज़ मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वर्कर्स जनरली उसे अपोज करते हैं। तो ऐसा वर्कर्स को भी नहीं करना चाहिए। मतलब एक हार्मनी बना के रखनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट को आपस में, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। Prosperity of employer cannot exist for long time unless it is accompanied by prosperity of employees। यहाँ पर बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन तब तक प्रॉस्पर नहीं हो सकती लॉन्ग टाइम में जब तक कि उसके एम्प्लॉई जो है वो प्रॉस्पर ना हो। दैट मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जो है वो एम्प्लॉयज़ को भी मॉनेटरी बेनिफिट्स होने चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयज़ को जो है डिससेटिस्फाई करके ही सारा प्रॉफिट अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लॉन्गर रन में जो है वो एक बेसिकली एक डिस्कम्फर्ट देगा। वो एक तरीके का जो है वो आपस में जो है एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा और अल्टीमेटली उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर है हार्मनी, इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इनके बीच में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड मैचिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैचिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब जिस तरीके का काम दिया जाए उसी तरीके का रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तीसरा जो प्रिंसिपल दिया गया वो था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल था वो एक्सटेंशन था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसके अंदर सीधा सीधा यही कहा गया है कि सारे वर्कर्स को, सारे मैनेजमेंट को आपस में कोऑपरेशन रखना होगा, आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ की सजेशन लेनी चाहिए। अब ये अगर आप ध्यान दीजिए, वेलकम सजेशन, ये तो फेयोल ने भी इस तरीके का एक पॉइंट बोला था और वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ की सजेशन को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और एम्प्लॉय अगर अच्छी सजेशन देता है तो उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। अब वो रिवॉर्ड फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल आप मॉनेटरी टर्म में कर दें, नॉन फाइनेंशियल आप उसको प्रेस कर दें सबके सामने। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हमें किसी तरीके की कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हम आपस में बात करें।
इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट, किसी तरीके का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। अगर हम काम को सौंप रहे हैं, काम को बांट रहे हैं, तो वो इक्वलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अगला जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया वो था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू क्रिएट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इन्होंने कहा कि आप अगर वर्कर्स को अपने वहाँ रखते हैं तो वर्कर्स शुड बी ट्रेंड फर्स्ट। ट्रेंड वर्कर्स रखिए आप पहले तो, है ना। और अगर आपके पास वर्कर हैं तो उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराते रहिए। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। साइंटिफिकली का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जो भी जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया जा रहा है वो उसको अच्छे से स्टडी कर लिया जाए कि वो उस जॉब करने के लायक है, उसमें उतनी कैपेबिलिटी है या नहीं। वर्क असाइन टू वर्कर्स शुड मैच देयर कैपेबिलिटीज़, मतलब जो भी टास्क हम उसको असाइन कर रहे हैं वो भी हम अच्छे से स्टडी कर लें कि उसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो इसमें सीधा सा यही कहा गया है कि अगर हमारे वहाँ जो एम्प्लॉय है तो उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसकी स्किल्स को डेवलप करेंगे। इसकी स्किल्स अगर डेवलप होंगे तो अल्टीमेटली इसका एडवांटेज किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को होगा। फाइन। अच्छा, ये सारे प्रिंसिपल्स थे। तो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपके पास आता है, किसी की एक स्टडी है आपके सामने, और ये केस स्टडी है द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशन फॉर देयर एम्प्लॉयज़। ओके, एक कंपनी है जो कि एक कंपनी का मैनेजमेंट है जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेगुलर ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराता है। एंड इवन ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस दे मेक श्योर ओनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सनस ज्वाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी देखते हैं, अश्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। अब इसमें पूछा गया स्टेट द साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलोड बाय कंपनी। कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है उसको कंपनी फॉलो कर रही है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मेंशन करिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, इससे पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। फर्दर बढ़ते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए, इन प्रिंसिपल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए जो है वो टेलर ने कुछ टेक्निक्स डिराइव करी। ये टेक्निक्स कुछ इस तरीके से हैं: फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, वर्क स्टडी को इन्होंने फर्दर जो है वो 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। विल बी डिस्कसिंग, अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप पर टेलर ने इंसिस्ट किया कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो है वो काम मेजर तरीके से 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। वो हिस्से होने चाहिए, एक आपका जो है वो डिपार्टमेंट हम बना दें प्लानिंग का, जो कि वर्कर्स के लिए प्लान करे, और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन पर फोकस करे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो पूरे डिपार्टमेंट को मेजरली 2 हिस्सों में फैक्ट्री मैनेजर ने जो है डिवाइड किया। एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट कर दिया, और दूसरा आपका जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर दिया। और इस प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो है वो हेड बना दिए। कौन से? सबसे पहले है, और इनके अलग अलग टास्क हैं, लेट मी टेल यू। और ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके से हम फॉलो करेंगे तो हमारा काम स्मूथली चलेगा, किसी भी तरीके का काम रुकेगा नहीं। और अगर किसी तरीके की कोई गलती होती है तो वहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकाउंटेबल कर सकते हैं कि किसकी वजह से ये जो है वो दिक्कत हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आता है एक रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है? रूट क्लर्क का काम है, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग अ मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब। कोई भी काम को किस तरीके से करना है, किस सीक्वेंस में करना है, ये इंश्योर करता है कौन? रूट क्लर्क। किसी भी गिवन टास्क को ऑर्गेनाइजेशन में किस सीक्वेंस में, किस प्रोसेस में करना है, वो काम किसका है? रूट क्लर्क का है। फिर दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम क्या है? ये जनरल इंस्ट्रक्शन देता है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन किसी भी काम को करने के लिए देता है कि क्या काम कैसे करना है, कब करना है। ये सारा काम कौन करता है? जनरल इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका काम क्या होता है कि किसी भी काम को जो है वो कराने के लिए टाइम फिक्स करना और लगभग उसकी कॉस्ट का जो है वैल्यूएशन करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टाइम सेट करना कि कितने टाइम में एक काम को हो जाना और लगभग मैक्सिमम कितनी कॉस्ट आनी है। सारा मामला कॉस्ट का है।
चौथा है डिसिप्लिनेरियन। इसी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर तो डिसिप्लिनेरियर का काम है कि सारी जो जॉब्स हैं, सारा जो काम है, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। सारा काम ऑर्डरली हो रहा है, सिस्टमैटिक हो रहा है, ये सारा काम देखना किसकी जिम्मेदारी है? डिसिप्लिनेरियन की है। तो ये तो हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट। दूसरे हिस्से में आ जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भी हमने 4 हेड्स बना दिए। एक है गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम है? गैंग बॉस का काम है जितने भी टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, ये सारा अरेंज करना किसका काम है? गैंग बॉस का काम है। कि मतलब वर्कर्स को किसी भी तरीके का टूल, इक्विपमेंट की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए, ये अश्योर करना, ये इंश्योर करना गैंग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी मशीन है वो इंटैक्ट और वर्किंग कंडीशंस पे बनी रहें। ठीक है, अगर किसी तरीके का कोई रिपेयर होता है तो वो इंश्योर करें कि वो टाइमली रिपेयर हो गया। थर्ड, इंस्पेक्टर। ये आउटपुट के क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ वो बिल्कुल सही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। और चौथा है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर इन्होंने एक टाइम डिसाइड किया था कि इस टाइम के अंदर अगर काम होना है तो ये इंश्योर करना इसका काम है कि जो भी टास्क हमें दिया गया है वो सही स्पीड से, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्रॉस चेक करना या चेक करना, ये किसका काम है? स्पीड बॉस का काम है। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या कहा गया कि सारे वर्कर्स को हमने उनके फंक्शंस के हिसाब से जो है वो डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क मिल गया। अगर आपने फेयोल की बात करें, फेयोल का वही प्रिंसिपल जो डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहा था कि जब काम को डिवाइड करेंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज मिलेगा। ओके। फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद आपकी जो दूसरी टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? यहाँ पर इन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएं। कि मतलब अगर हम किसी काम को करते हैं, अब जैसे हमारी क्लास में एक बड़ा अच्छा बच्चा होगा, पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो सारे टीचर हमें उन्हीं से कंपेयर करते हैं कि देखो भाई इस बच्चे को देखो, इससे सीखो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। टू रिड्यूस अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन हमें नहीं बनानी है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई जो है वो, जैसे एक पेपर कंपनी है, वो 2000 तरीके के पेपर बनाए या फिर वो 200 पेपर बनाए। तो जब 2000 पेपर बनाएगी तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी या उसके स्टैंडर्ड या उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। बट उसकी अगर जो है वो डाइवर्सिटी कम करके 200 कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो जो स्टैंडर्ड है, जो आउटपुट है, जो क्वालिटी है, वो सब इम्प्रूव होगी। तो यही कहा गया है कि अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब बहुत सारी जो है प्रोडक्ट की रेंज ना बनाए। अच्छा, चौथा पॉइंट है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स। हर इंडिविजुअल का एक टास्क डिफाइन कर दिया जाए। हर इंडिविजुअल के लिए जो है वो डेफिनेट जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए कि मान लीजिए आप पर्सन है तो आपको एक दिन के अंदर कितना काम करना है, एक मशीन कितना आउटपुट करेगी। इन सारी चीज़ों से क्या होता है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी मिलेगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को हम लोगों ने 4 हिस्सों में बांटा था, एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बोला गया है? वर्क स्टडी का जो मेथड स्टडी है, मेथड स्टडी बोला गया है कि सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा ये हमें डिफाइन कर लेना है। किसी भी जॉब को करने का जो बेस्ट सूटेबल वे होगा वो उसके अंदर हमें डिसाइड करना है मेथड स्टडी के अंदर। सेलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। सीधी तौर से अगर हम देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम करें और क्वालिटी स्टैंडर्ड और सेटिस्फेक्शन उस कंज्यूमर को बढ़ाए। तो मेथड स्टडी के अंदर सिर्फ यही हमारा टास्क होगा कि द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब हम फाइंड आउट करें जिससे कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो और क्वालिटी और कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़े। दूसरा है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर क्या है? सेटिंग अप
स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, एक जॉब को करने के लिए हमें टाइम निर्धारित कर लेना है, ठीक। वर्कर्स के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, एक दिन में कितने घंटे काम करना है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, ये भी ज़रूरी है। किसी जॉब को करने के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं भाई। ओवर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे वहाँ लेबर भी नहीं होना चाहिए, वो भी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। तो हमें ये भी देख लेना है कि कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। एक वर्कर जो है वो एक दिन में कितना वर्क करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरीज को भी डिफाइन कर लेना है भाई, कौन सा एफिशिएंट वर्कर है और कौन सा इनएफिशिएंट वर्कर है। ये सारा कुछ टाइम स्टडी के अंदर आएगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई, लगातार काम करिएगा तब भी वो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, है ना। ये भाई साहब बैठे हैं लगातार, जो है लगातार बैठे हुए हैं काम पर। तो जब आप किसी काम को लगातार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फटीग, फटीग का मतलब है थकावट, थकान। तो वो फटीग स्टडी भी करना हमें पड़ेगा कि लगातार अगर हम काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। तो उसमें लिखा हुआ है टू सेट रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है। काम की ड्यूरेशन में हमें रेस्ट इंटरवल सेट करने हैं एंड सेट नंबर फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने हमें जो है वो रेस्ट इंटरवल रखने हैं, कितनी देर पे रखने हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही साइंटिफिकली जो है हमें रखना होता है ताकि हमारा वर्कर्स जो है वो एक छोटा सा गैप, एक छोटे से रेस्ट के बाद फिर से आता है तो वो फिर से एनर्जाइज होता है और फिर से प्रोडक्टिवली वो काम को करेगा। आगे है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी किसी भी, अच्छा अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपके वहाँ कुछ निहायती शरारती बच्चे होते हैं ना, नालायक टाइप के, नालायक नहीं कहूँगा, शरारती बोलूँगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मोशन स्टडी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लेते हैं ये एक जगह है और ये एक स्कूल कैंपस का एक उदाहरण लिया और हमें जाना है इस जगह पर और हम यहाँ पर हैं। तो सबसे सीधा रास्ता क्या है कि हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएं, ठीक। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे जो है जाना यहाँ है, हैं यहाँ तो घूमेंगे ऐसे ऐसे पूरा प्रमाइसेस का जो है वो चक्कर लगाकर यहाँ तक घूमेंगे। दैट मीन्स इतना सारा टाइम वेस्ट किया इन्होंने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स पर। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, कई सारे वर्कर्स जो है वो अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट के लिए क्या करते हैं, जाना कहीं होता है और कहीं पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से जो है वो बहुत सारा हमारा टाइम ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा जो है वर्कर जो है वो अनप्रोडक्टिव होता है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोशन स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं और कौन से नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। जो भी नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट है, जो कि बेवजह मूवमेंट किए गए हैं वर्कर्स के थ्रू, उनको किसी तरीके से कम किया जाए। अब मान लेते हैं अगर ये हमारा जो है वो फैक्ट्री एरिया हो तो फैक्ट्री में टूल्स भी रिक्वायर्ड हैं और टूल्स हम यहाँ पर रखे हुए हैं तो गलत है। आप अगर फैक्ट्री यहाँ पर है तो उसका सिस्टम ये हो कि टूल्स भी यहीं पर हो, रॉ मटेरियल यहाँ पर हो। तो जब करीब करीब होगा तो मूवमेंट कम से कम होगा और लोग जो है प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इससे आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टू मिनिमाइज द इक्विपमेंट टूल्स फर्नीचर विच मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, ठीक है। इससे आपकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो है वो कम हो जाएंगी। ये आपका मोशन स्टडी में आता है। मोशन स्टडी में जहाँ पर आपकी मूवमेंट्स पर ध्यान दिया जाएगा, और मूवमेंट्स का मतलब जहाँ से आपकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने की बात FW टेलर करते हैं। अब आगे आ जाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर बोला क्या गया है, इसके अंदर सिर्फ ये कहा गया है कि भाई कोई जो है वो बहुत एफिशिएंट वर्कर है, मिस्टर ए जो है वो एक दिन में 50 यूनिट बनाता है, ठीक है। और वहीं पर मिस्टर बी है जो एक दिन में जो है वो 35 यूनिट बनाता है, बट दोनों को वेजेस सेम मिले। तो सीधे सीधे क्या होगा, ए जो है वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कम काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इनको जो है वो रेम्यूनरेशन भी ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर FW टेलर ने सिर्फ यही कहा कि आपके जो एफिशिएंट वर्कर हैं और इनएफिशिएंट वर्कर हैं, इनको आप डिस्क्रिमिनेट करिए, इनको आप डिफरेंशिएट करिए, इनको आप फाइंड आउट करिए। और जो आपके
एफिशिएंट वर्कर हैं उनको आप एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दीजिए। मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 40 यूनिट एक दिन का, अब बी ने 40 यूनिट बनाई लेकिन ए ने 50 यूनिट बनाई, तो स्टैंडर्ड के ऊपर अगर कोई जाता है तो उसको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन उस दिन का देना चाहिए। एक्स्ट्रा वेजेस शुड बी गिवन टू एफिशिएंट वर्कर्स। अच्छा, इससे अगर हम एक्स्ट्रा वेजेस देंगे एफिशिएंट वर्कर्स को तो फ़ायदा क्या है? दिस लीड टू ब्रिंग इन एफिशिएंट वर्कर इनटू एफिशिएंट कैटेगरी। भाई ये जो 40 यूनिट बना रहा था ये भी कोशिश करेगा कि आगे से ज़्यादा यूनिट बनाए। जब ज़्यादा यूनिट बनाएगा तो सीधे सीधे जो है ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं इसको भी फ़ायदा होगा। विद दिस द प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेस, और इससे सीधे सीधे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आखिरी पॉइंट पर आते हैं मेंटल रेवोल्यूशन पर। मेंटल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब ये जो वर्कर हैं और ये जो मैनेजमेंट है दोनों के मेंटल एटीट्यूड में चेंज लाना होगा। भाई सीधे तौर से अगर देखें तो ये मैनेजमेंट का जो है वो एक परसेप्शन होता है कि जो वर्कर है वो कामचोर है, काम नहीं कर रहा है, काम से हटा हुआ है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें वर्कर्स के माइंडसेट में आता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है, प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहा है, ठीक है, इनका खून चूस रहा है, ठीक, प्रॉपर पैसा दे नहीं रहा है। तो ये मेंटल जो है वो एक दूसरे को देखने का जो नज़रिया है उस नज़रिया में बदलाव लाना पड़ेगा। लिखा हुआ चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, दोनों के बीच में कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। फिर रूलिंग आउट ऑफ फीलिंग एंड सस्पिशन और प्रेजुडिस द माइंड्स ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। भाई देखो, दोनों एक दूसरे के लिए जब पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जब इनको लगेगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको अच्छा रेम्यूनरेट करेंगे, इनको जब लगेगा कि ये सही है तो इनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इन फॉलो करेंगे, ठीक है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमें वो एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। अच्छा, विद दिस आई एम गिविंग यू वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत शुरुआत में इसका जिक्र हुआ था, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया है, F.W. टेलर इज़ रिगार्डेड एज व्हाट, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? एज आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्दर जो है वो कॉम्पिटिशन्स में भी खूब पूछा जाता है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो आंसर ज़रूर लिखिएगा। विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Myself Mukesh Mishra and from Urban Commerce. If you are finding this video is helpful to you all, to kindly subscribe this, and if you have any query please do contact us. अगर किसी भी तरीके का कोई confusion है please हमसे contact करें. Thank you very much.